हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम सम सॉल्व कर रहे हैं ये आपके पेज नंबर 248 पे क्वेश्चन नंबर 8 है। यहाँ पे तीन पार्टनर है, सीताराम, गंगाराम एंड राजाराम, और इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:2:3। इन तीनों पार्टनर्स में से एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हुआ है। तो हम देखते हैं इसकी इंसॉल्वेंसी कैसे सॉल्व करनी पड़ेगी, और इसकी इंसॉल्वेंसी जो है वो रिलेशन अकाउंट क्लोज होने के बाद सॉल्व होती है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट थिंग ये सारे एसेट्स रिलेशन अकाउंट में ट्रांसफर होते हैं। रिलेशन अकाउंट में डेबिट साइड आप ये एसेट्स एज इट इज जो बुक वैल्यू दी वही वैल्यूज पे आपको लिखने हैं। कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक ये आपको कैश और बैंक अकाउंट बनाना पड़ेगा, वहाँ पे ट्रांसफर होगा। कैश और बैंक छोड़ के ये बाकी जितनी भी एसेट्स हैं एज इट इज आप रिलेशन अकाउंट में डेबिट साइड ट्रांसफर करेंगे। कैपिटल अकाउंट तीनों पार्टनर्स के दिए हैं, लायबिलिटी साइड दिए हैं तो आप इसको क्रेडिट साइड लिखोगे। रिजर्व फंड तीनों पार्टनर्स में डिवाइड होगा उनकी रेशियो में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी आप तीनों पार्टनर्स में डिवाइड करोगे उनकी रेशियो में। अच्छा, एसेट्स आप रिलेशन में डेबिट में लिखते हैं तो लायबिलिटीज आपको रिलेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखना पड़ेगा। तीनों लायबिलिटी, लोन फ्रॉम तुकाराम, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। अगर पार्टनर्स लोन होता तो आप रिलेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड ट्रांसफर नहीं करते हैं। पार्टनर्स लोन के लिए आप सेपरेट अकाउंट बनाते हैं, लेकिन तुकाराम फर्म का पार्टनर नहीं है तो उसके लिए सेपरेट अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको लायबिलिटीज़ में लिख सकते हैं, और उसके बाद हम एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे। अगर एसेट सेल किए हैं तो आपको पता है जर्नल एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू रिलेशन, तो वो बैंक अकाउंट में डेबिट साइड आएगा और रिलेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड। तो अब इसको सॉल्व करके देखते हैं, और इंसॉल्वेंसी हम रिलेशन अकाउंट क्लोज करने के बाद देखेंगे। तो फर्स्ट थिंग हम एसेट्स ट्रांसफ़र करेंगे। ये आपका ऐसे लिखना है आपको, इन द बुक्स ऑफ सीताराम, गंगाराम एंड राजाराम रिलेशन अकाउंट दो साइड है, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। और उसके बाद सेकेंड अकाउंट है आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर्स, और तीनों पार्टनर के कॉलम, और क्रेडिट साइड पे तीनों पार्टनर्स के कॉलम, और यहाँ पे बैंक अकाउंट। इसके अलावा कोई चौथा अकाउंट नहीं है, तीन ही अकाउंट है। तो सबसे पहले हम एसेट्स ट्रांसफ़र करेंगे। ये आपको जो रिलेशन अकाउंट में डेबिट साइड दिए वो एसेट्स आपको यहाँ लिखने हैं वन बाय वन। ठीक है, तो ये सारे एसेट्स हमने रिलेशन अकाउंट में डेबिट साइड कॉपी कर लिए जो उन्होंने आपको बैलेंस शीट में एसेट साइड दिए थे, और इनकी टोटल हम सेकेंड कॉलम में लिखेंगे। पहले अमाउंट हमने फर्स्ट कॉलम में लिखी, और इनकी सबकी अगर आप टोटल करेंगे तो आपको इनकी टोटल मिल रही है 1,59,500। और इसके बाद जो लायबिलिटीज़ दी हैं, जैसे क्रेडिटर्स है, तुकाराम्स लोन है, और बिल्स पेबल, वो आप रिलेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखेंगे अंडर द हेडिंग सन्ड्री लायबिलिटीज़। मैंने क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल और तुकाराम, और इन तीनों की टोटल सेकेंड कॉलम में 26,600 ये 26,600 है। ठीक है, इसके बाद आप कैपिटल अकाउंट में कैपिटल बैलेंस लिखेंगे, तो वो पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड आएगा। आप लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, तीनों पार्टनर का 1000, सेकेंड पार्टनर का 45,000 और थर्ड पार्टनर का 7,000। उसके बाद आप रिजर्व फंड भी तीनों पार्टनर्स में डिवाइड करेंगे। जनरल रिजर्व या रिजर्व फंड जो भी रहेगा तीनों पार्टनर्स में डिवाइड होगा, और रिजर्व फंड का अमाउंट है 18,000 और तीनों पार्टनर में 4:2:3 में डिवाइड होगा। मतलब 18,000 डिवाइडेड बाय 9 क्यों, 4 + 2 + 3 = 9। सो आप 18,000 डिवाइड बाय 9 करेंगे, आपको मिलेगा 2,000। तो 2,000 × 4 8,000, 2,000 × 2 4,000, और थर्ड पार्टनर के लिए 6,000। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया है, वो भी आप तीनों पार्टनर्स में डिवाइड करोगे। प्रॉफिट एंड लॉस का अमाउंट है 5,400, अगेन 4:2:3 में डिवाइड होगा। ये आपने जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस तीनों पार्टनर्स में उनकी रेशियो में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, इस तरह से हमारी पोस्टिंग हो गई। अच्छा, अभी कैश और बैंक रह गया है, तो आपने बैंक अकाउंट बनाया हुआ है, तो आप पहले लिख लीजिए टू बैलेंस ब्रॉट डाउन बैंक अकाउंट का। बैंक अकाउंट और कैश अकाउंट दोनों दिए, तो बैंक अकाउंट बना देना और बैंक अकाउंट का बैलेंस लिख लेना टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। और उसके बाद आप लिखिए टू कैश, इट साइड आप लिखते हैं एसेट सेल किया तो यहाँ पे आएगा बैंक अकाउंट, और अंडर इट वो सारे एसेट्स आएंगे जो आपने सेल किए हैं, और इसकी सेकेंड इफेक्ट बैंक अकाउंट में डेबिट साइड जाएगी। तो 1 बाय हम लिखते हैं बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, सारे एसेट्स मैंने एडजस्टमेंट से लिखे हैं। ये एडजस्टमेंट में जो अमाउंट दी है वो हमने कॉपी की हैं, और अब इसका टोटल करके हम सेकेंड कॉलम में लिखेंगे। तो ये टोटल आ रही है 1,06,300। अच्छा, इसका सेकेंड इफेक्ट आप बैंक अकाउंट में लिखेंगे। ये आपने कहाँ से लिया, ये आपको एडजस्टमेंट में जो एसेट सेल किए उनकी वैल्यूज़ दी हैं वो अमाउंट है।
1,06,300। और इसकी सेकेंड इफेक्ट बैंक अकाउंट में आप डेबिट साइड लिखेंगे टू रियलाइजेशन, रियलाइजेशन में आपने बैंक लिखा, बैंक अकाउंट में आप लिखेंगे 1,06,300 ऐसे सेल करके आया। सिमिलरली अब हम लाइबिलिटीज़ पे करेंगे, तो लाइबिलिटीज़ जो यहाँ पे लिखें जब आप पे करते हैं तो डेबिट साइड आएगा, आप डेबिट साइड लिखेंगे टू बैंक अकाउंट और कौन सी लाइबिलिटीज़ के लिए आपने कितना पे किया वो लिख। अच्छा, ये लाइबिलिटीज़ यहाँ पे थी, अब हमने यहाँ पे कर दी। लाइबिलिटीज़ के लिए अगर कोई अमाउंट मेंशन नहीं किया तो हम एज्यूम करेंगे कि जो अमाउंट आपको क्वेश्चन में दिया है वही अमाउंट आप लिखेंगे। अगर एडजस्टमेंट साइलेंट है कि कौन सी लाइबिलिटी कितनी पे हुई है तो आप सेम अमाउंट पे कर देंगे, आप बुक वैल्यू पे उनको पे करते हैं। और एक एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, तो ये सब मिला के हो जाएगा 27,400, ठीक है। और इसका करस्पॉन्डिंग इफेक्ट आएगा बैंक अकाउंट में क्रेडिट साइड, आपने पे किया है तो आप यहाँ लिखिए बाय रियलाइजेशन 27,400, ठीक है। सो अब हम रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करेंगे। पहले डेबिट और क्रेडिट दोनों की टोटल चेक कर लेते हैं। ये 900, ये टोटल है आपकी 1,86,900। डेबिट साइड टोटल है 1,86,900 और क्रेडिट साइड टोटल 1,32,900। तो आप साफ देख रहे हैं डेबिट साइड ज़्यादा है, थोड़ा नीचे लिखते हैं टोटल। ये 1,86,900, सेम टोटल यहाँ आएगा 1,86,900 और जो डिफरेंस है कुछ माइनस करके आपको मिल रहा है 54,000 और ये तीनों पार्टनर्स में डिवाइड होगा। आप यहाँ लिखेंगे बाय पार्टनर्स कैपिटल। क्रेडिट साइड इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि क्रेडिट साइड कम था। अगर डेबिट साइड की टोटल ज़्यादा है और क्रेडिट साइड कम है तो आप डिफरेंस क्रेडिट साइड लिखेंगे, और अगर क्रेडिट साइड की टोटल ज़्यादा है तो डिफरेंस डेबिट साइड आएगा। 54,000 आप तीनों पार्टनर्स में डिवाइड करेंगे, इनके जो भी नाम है सीताराम, गंगाराम एंड राजाराम। तो आप 54,000 को 9 से डिवाइड करेंगे। 9 इसलिए क्योंकि 4:2:3 रेशियो है, 4 + 2 + 3 = 9। तो 54 को अगर आपने 9 से डिवाइड किया तो आपको 6,000 मिलेगा। तो 6,000 सीताराम के 4 शेयर्स हैं तो 6,000 × 4 24,000। सेकेंड पर्सन के 2 शेयर्स हैं तो 6,000 × 2 12,000 और थर्ड पर्सन के 3 शेयर्स हैं तो 6,000 × 3 18,000। इस तरीके से आप ये अमाउंट लिखेंगे और यहाँ से ये जाएगी अमाउंट रियलाइजेशन अकाउंट में, सॉरी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड, क्योंकि यहाँ क्रेडिट साइड थी इसलिए आप डेबिट में लिखेंगे टू रियलाइजेशन। रियलाइजेशन से लिए आपने, लॉस है ये आपका, आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं, ये लॉस हुआ आपको, बिजनेस को लॉस हुआ। फर्स्ट पार्टनर का लॉस में शेयर है 24, सेकेंड पार्टनर का 12 है एंड थर्ड पार्टनर का 18,000, ठीक है। अब जरा क्वेश्चन ध्यान से देखना, यहाँ पे इंसॉल्वेंसी का केस आने वाला है। इंसॉल्वेंसी का केस आने वाला है, पर ध्यान से देखिएगा, अगर आपने ठीक से देख लिया तो आपको बाकी कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको ठीक से समझ में आ गया। अगर क्वेश्चन में मेंशन किया राजाराम बिकेम इंसॉल्वेंट, राजाराम मतलब थर्ड पार्टनर, और अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट होता है तो उसकी हमेशा डेबिट साइड की टोटल ज़्यादा आएगी। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो और उसकी क्रेडिट साइड की टोटल ज़्यादा आएगी। अगर क्वेश्चन में मेंशन किया है कि ये पार्टनर इज इंसॉल्वेंट, कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट होगा तो आप समझ जाना कि उसकी डेबिट साइड की टोटल ज़्यादा आएगी। तो ये जरा वर्किंग देखना है कैसे करते हैं हम लोग। हम लिखेंगे राजाराम्स डेफिशिएंसी, राजाराम्स डेफिशिएंसी। इंसॉल्वेंसी कैसे सॉल्व होती है वो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखना। आप सबसे पहले उसकी डेबिट साइड की टोटल करेंगे, तो आपको इस क्वेश्चन में दिख रहा है उसकी डेबिट साइड एक ही आइटम है 18,000, जितने भी रहेगा उसकी टोटल करना और हमेशा डेबिट साइड ही ज़्यादा रहेगा। उसके बाद उसकी क्रेडिट साइड की टोटल कीजिए, क्रेडिट साइड की टोटल है 7 + 6 13 14,800, 14,800 उसकी क्रेडिट साइड की टोटल है। तो इसका मतलब ये होता है कि 3,200 का डिफरेंस है, ठीक है। डेबिट साइड 3,200 ज़्यादा है, मतलब राजाराम से 3,200 अमाउंट ड्यू है फर्म को। अब हमने देखिए क्वेश्चन में दिया है कि उसकी प्रॉपर्टी बेच के, जब कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट होता है तो उसकी प्रॉपर्टी सेल होती है और प्रॉपर्टी सेल करके आपको 1,100 रुपीज़ मिले हैं। तो आप लिखिए लेस रिकवर्ड फ्रॉम राजाराम्स प्रॉपर्टी, रिकवर्ड फ्रॉम प्रॉपर्टी। अच्छा, ये आपको पैसे मिल रहे हैं तो इसकी भी 2 इफेक्ट आएगी।
1100 रुपीज़ आपको मिल गए, तो इस पैसे मिल रहे हैं तो एक तो कैश अकाउंट में आएगी, बैंक अकाउंट में इफेक्ट आएगी। बैंक अकाउंट में डेबिट साइड आएगा, रीज़न पैसे आ रहे हैं आपको, पैसे कहाँ से आ रहे हैं, राजाराम के कैपिटल से आ रहे हैं। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कैश अकाउंट में डेबिट साइड राजाराम्स कैपिटल 1100। यहाँ पे डेबिट में इसलिए लिखा क्योंकि प्रॉपर्टी राजाराम की प्रॉपर्टी बेच के पैसे मिल रहे हैं, तो कैश कम्स इन। और सेकेंड थिंग, राजाराम से पैसे आ रहे हैं तो राजाराम के अकाउंट में आएगा। यहाँ पे आप लिखेंगे बैंक अकाउंट 1100, इसकी जन एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू राजाराम्स कैपिटल। ठीक है। अच्छा, टोटल उस पर 3200 ड्यू था, उसकी प्रॉपर्टी बेच के 1100 रुपये मिल गए, मतलब अभी भी 2100 रुपये बाकी है। अब ये मिलने के कोई चांस नहीं है। राजाराम की प्रॉपर्टी बेच के जितने पैसे मिल सकते थे आपने ले लिए, अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं मिलेंगे। तो रिमेनिंग जो 2100 का लॉस है राजाराम की वजह से, वो डेफिशिएंसी बाकी दो सॉल्वेंट पार्टनर्स पे करेंगे। ठीक है। एक बार फिर से देखते हैं, अगर आपके क्वेश्चन में मेंशन किया कि कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट है तो आपको क्या करना है, आप सबसे पहले उसकी डेबिट साइड की टोटल कीजिए। तो यहाँ पे हमको राजाराम इंसॉल्वेंट हुए तो राजाराम की डेबिट साइड की टोटल हो गई 18,000। उसके बाद आप उसकी क्रेडिट साइड की टोटल कीजिए, तो ये फर्स्ट 3 ट्रांजेक्शन्स थे, तो उसकी क्रेडिट साइड की टोटल है 14,800, दैट मीन्स 3,200 इज ड्यू फ्रॉम राजाराम। फिर आप उसकी प्रॉपर्टी सेल करते हो, तो कभी कभी ऐसा रहेगा कि 50% ऑफ अमाउंट इज रिसीव्ड या 25% ऑफ अमाउंट इज रिसीव्ड, तो ये 3200 का कैलकुलेट होता है। क्रेडिट और डेबिट माइनस करके जो अमाउंट आएगी उसका आप 25% या 50% जो भी आपके क्वेश्चन में दिया वो कैलकुलेट करना है। बट हमको यहाँ पे डायरेक्ट 1100 दिया था, तो हमको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ये 1100 आपको मिल गया। इसकी दो इफेक्ट आई, कैश अकाउंट में एक और पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड। इसकी जन एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू राजाराम्स कैपिटल। अब जो 2100 है वो बाकी के दो पार्टनर्स अपनी रेशियो में पे करेंगे। इनकी रेशियो थी 4:2:3, 4:2:3। 3 तो ये जो रिटायर्ड जो इंसॉल्वेंट है उसका ही था, तो बाकी के दो पार्टनर हैं वो उनका रेशियो है 4:2, तो 4:2 में पे करेंगे। इसको आप 2:1 भी बोल सकते हैं शॉर्ट करके। तो 2100 रुपीज़ है जो बाकी दो पार्टनर हैं सीताराम एंड गंगाराम वो पे करेंगे। ठीक है। तो अब आप कैसे लिखेंगे कि राजाराम्स डेफिशिएंसी, राजाराम की जो डेफिशिएंसी है जो उसने नहीं पे कर पाया, डेफिशिएंसी बोन बाय क्या नाम है, सीताराम। सीताराम उसकी डेफिशिएंसी कितनी पे कर रहा है, तो आप लिखेंगे 2100 इंटू 2/3। 2/3 क्यों, क्योंकि 2:1 रेशियो है। ठीक है। तो 2:1 है तो 2/3, मतलब सीताराम 1400 पे करेगा और दूसरा आदमी जो है राजाराम्स सेकेंड पार्टनर डेफिशिएंसी बोन बाय, हमारे सेकेंड पार्टनर का नाम है गंगाराम, तो गंगाराम कितना पे करेगा 2100 इंटू उसका रेशियो 1 है तो 1/3 मतलब 700। तो 1400 फर्स्ट पार्टनर पे करेगा, 700 सेकेंड पार्टनर पे करेगा। ठीक है। अब ये उसकी डेफिशिएंसी पे कर रहे हैं 1400 और 700। तो यहाँ पे आप उसके अकाउंट में पैसा आ रहा है, किसके अकाउंट में पैसा आ रहा है, राजाराम के अकाउंट में पैसा आ रहा है। तो आप राजाराम के अकाउंट में लिखेंगे 1400 उसको सीताराम ने दिए और 700 उसको गंगाराम ने दिए। तो 1400 के सामने आप लिखिए ये पैसे किसने दिए, सीताराम ने दिए, तो आप यहाँ लिखेंगे सीताराम्स कैपिटल। उसके बाद 700 उसको गंगाराम ने दिए, तो आप यहाँ लिखेंगे गंगाराम्स कैपिटल। ठीक है। सो ये हो गया। अब उसके बाद इन्होंने उसके अकाउंट में पैसे डाले तो इनके अकाउंट में माइनस हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, उनके अकाउंट में क्रेडिट किया। तो इन्होंने 1400 उसको दिए सीताराम ने और 700 रुपये गंगाराम ने दिए। ठीक है। तो ये पैसे इन्होंने किसको दिए, राजाराम को दिए। तो यहाँ पे आप लिखेंगे राजाराम्स कैपिटल। एक बार फिर से देख लेते हैं, ये सीताराम ने 1400 रुपीज़ राजाराम को दिए, तो राजाराम के अकाउंट में क्रेडिट किए सीताराम ने, और गंगाराम ने 700 रुपये उसके अकाउंट में क्रेडिट किए। तो इनके अकाउंट से माइनस हो जाएगा, अगर ये उसकी डेफिशिएंसी पे कर रहे हैं तो इनका बैलेंस थोड़ा कम हो जाएगा फॉर्म में। तो इस तरीके से इनके अकाउंट में डेबिट किया। और यहाँ पे क्या लिखा आपने, इन्होंने किसके अकाउंट में पैसे डेबिट किए हैं, तो ये 1400 और 700 इनके अकाउंट में डेबिट हो गया राजाराम के अकाउंट के लिए। राजाराम की डेफिशिएंसी इन्होंने पे की है। इसके बाद आप राजाराम की अगर टोटल करेंगे, किसी भी इंसॉल्वेंट पार्टनर की टोटल करेंगे, तो उसकी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों सेम आनी चाहिए। अगर सेम नहीं आ रही मतलब आपने कुछ गलत किया है, तो उसकी डेबिट और क्रेडिट दोनों सेम आनी चाहिए इंसॉल्वेंसी का मैटर सॉल्व होने के बाद।
अब आप बाकी 2 पार्टनर्स का टोटल कर दीजिए और इनका जो भी डिफरेंस आएगा बैंक अकाउंट में जाएगा। तो 65 + 8 73, ये 75,400 और इसका 49 50,200। सेम टोटल यहाँ लिखेंगे हम, जो डिफरेंस आ रही है वो हम बैंक अकाउंट में लिख देंगे। पार्टनर्स कैपिटल का जो भी डिफरेंस आ रहा है हम बैंक अकाउंट में लिख लेंगे। 7,500 का डिफरेंस है और यहाँ से ये जाएगा बैंक अकाउंट में क्रेडिट साइड। यहाँ पे हम लिखेंगे बाय सीताराम्स कैपिटल 50,000 एंड बाय गंगाराम्स कैपिटल 37,500 और इस तरीके से टैली हो जाना चाहिए। 500 8,14,900 और ये 987 बराबर है 1,14,900। इस तरीके से आपकी बैलेंस शीट टैली हो गई और आपको आई होप ये डेफिशिएंसी वाला इश्यू भी समझ में आया होगा। आपने क्या करना है, कोई भी पार्टनर अगर इंसॉल्वेंट होता है तो आप उससे पहले डेबिट साइड की टोटल कीजिए, फिर क्रेडिट साइड माइनस कर दीजिए और जो डिफरेंस आएगा उतना अमाउंट उससे ड्यू है। फिर देखिए कि उसकी प्रॉपर्टी बेच के कुछ मिला कि नहीं मिला और जितना मिला वो माइनस किया। यहाँ पे 3200 में से हमने 1100 माइनस किए तो बचा हुआ जो 2100 रुपये है वो बाकी के दोनों सॉल्वेंट पार्टनर उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पे करते हैं। तो आई होप आपको ये इंसॉल्वेंसी का केस समझा होगा। थैंक यू।